स्टार्ट करें। पेपर फेल करके आए हैं कि नए नए पढ़ के आए हैं? अभी फेल करके आए हैं। कोई जो फर्स्ट टाइम पढ़ा वो तो नहीं हमें से? सारे पुराने पापी आ गए हैं। चले जी, कितने फेल हुआ? जस्ट वांट टू आस्क, R1 कितनी अटैम्प्ट हो गई है? फर्स्ट थी, अब सेकंड हो गई है, कितने पे गई? ओह क्लोज मार्जिन। पेपर पूरा किया था? अभी तो एक सोल्यूशन आया नहीं, कैसे आप जज कर सकते हैं गलत से? किसके आए थे? नहीं, आपने कैसे मैयर किए गलत थे? वो तो सारे झूठ होते हैं। हमेशा फ्रॉम द पास्ट 4 अटैम्प्ट्स जो सारे अपने MCQ शेयर करते हैं, जब वाईकैप का रिजल्ट आता है सारे डिलीट कर देते हैं क्योंकि उनके अपने गलत होते हैं। तो लेट्स वेट फॉर द ICAP ऑफिशियल सोल्यूशन। कितने मार्क्स आए? सर 43 पे फेल हुआ था। पेपर पूरा नहीं किया था? नहीं। क्यों? रह गया था। कितना? 75 मार्क्स। मैंने अपना FR2 का पेपर 65 मार्क्स का दिया था, मेरा पास हुआ था। मेरा CMA का 63 का था और पास था। तो इसका मतलब पेपर पूरा ना होना इज़ नॉट अ रीज़न, रीज़न कुछ और होनी चाहिए जी। फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट है। अरे इनसे इबरत देखनी है, ये मुकाम इबरत है हमको दाएं बाएं बैठे हुए। सर मैंने 65 का किया था और 36 पे बस हो गया। चलो हाफ ही आए हैं। कितना का किया था? 80। 35 कितने में से? 95 क्यों? कोशिश तो दी थी अपनी तरफ से। फिर सेकंड अटेम्प्ट थी। आए कितने हैं? 30 कितने में से? 70। क्यों? पूरा नहीं किया, क्यों? आता नहीं था उसको। ये बंदा जन्नती होता है जो देता ही नहीं है पेपर। तो पेपर R1 का अल्हम्दुलिल्लाह से वन ऑफ द टॉपेस्ट पेपर है ICAP के रिसेंट अटैम्प्ट में भी देखेंगे आप। तो ये रिसेंट स्टैट्स हैं ऑटम 2024 के, जिसमेम FR1 में 10,301 बच्चा फेल हुए। सारे फेल ही यहाँ पे उसने किए, मैं आगे जा ही नहीं रहा। 2878 स्टूडेंट्स ने अपना पेपर पास किया, विच मीन्स के 28% रिज़ल्ट है इस वक्त R1 का, जो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे लोवेस्ट है। बिकॉज स्प्रिंग 22 से लेके अभी तक सबसे लोवेस्ट रिज़ल्ट FR1 का आ रहा है। उसके बाद अगला पेपर टेक्स्ट का है, जिसका कितने हैं 22.79 30 समथिंग फ्रेंड बनता है। अनफॉर्चुनेटली दोनों मैं पढ़ाता हूँ। तो मैं वही कह रहा था कि यार मेरी किस्मत में ऐसा है, पता नहीं क्या है। अच्छा आगे जाता हूँ तो FR2 भी मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ पे 40 समथिंग रिजल्ट है, 4700 में से 21 बच्चा पास हुआ। तो इसका मतलब प्रॉब्लम अकाउंटिंग तो नहीं है। आप मेरे से पूछें कि ज़रा टेक्निकल पेपर कौन सा है? FR2। ज़रा लंबा पेपर कौन सा है? FR2। ज़रा लॉन्ग क्वेश्चंस किस में से आएंगे? FR2। FR2 के मुकाबले में टेक्निकलिटी, क्वेश्चन वाइज, क्वेश्चन की स्ट्रेंथ वाइज, हर एक पर्सपेक्टिव में से R1 का पेपर शॉर्ट है। बट द थिंग इज़ डैट कि इसमें रिज़ल्ट जो है वो बुरा आ रहा है। इसके मुख्तलिफ रीज़न्स हैं जो अभी डिस्कस करता हूँ, जो आपसे पूछता हूँ। और ये पेपर पास करना टू बी वेरी ऑनेस्ट मुश्किल नहीं है। ये पेपर पास करना कतअन मुश्किल नहीं है अगर आप थोड़े से सॉर्टेड होके जाते हैं। अभी आप लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से सीखा होगा कि आप लोगों ने गलतियाँ की क्या हैं। जैसे अभी मैं आप जिससे ही पूछूंगा, आप पेपर दे के आए हैं तो आपने प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा की होगी। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन है, IAS 16 के कितने सवाल किए होंगे? 30+ किए होंगे। इम्पेयरमेंट के भी कोई 15-20 सवाल किए होंगे। कैश फ्लो के तो आपने लातादाद किए होंगे। आपने EPS के भी 15-20 सवाल किए होंगे। तो प्रैक्टिस तो टका के करके जाते हैं। मतलब एज ऑफ नाउ CA में कोई बच्चा नहीं होता, ख़ासतौर पर अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में, जो प्रैक्टिस किए बगैर जाए। ऐसा है कि नहीं है? लेकिन स्टिल पेपर जो आया आपको, क्या वो उन्हीं में से आया था पास पेपर में से? पेपर तो बिल्कुल अजीबोगरीब सा नहीं आया था, समझ ही नहीं आ रही थी भाई कहाँ से क्या पूछ लिया है। तो इट मीन्स के नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा करने वाले भी फेल है। और आपको कुछ ऐसे बच्चे मिलेंगे, यार हमने तो बस 5 सवाल किए हैं, हमने बस 7 सवाल किए हैं, हमारा पेपर पास हो गया। तो इसके एक रीज़न है, क्या प्रॉब्लम है वो भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। अभी PRC क्लियर हुए? अभी होना PRC? तो भाई अभी तरह जाकर IT का पेपर दे, क्यों यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे एक हफ्ता? फिर भी वो बहुत इंपॉर्टेंट IT है। ITS सबसे बड़ी रीज़न है इन 250 बच्चों में, बिकॉज मेजोरिटी बच्चे आज भी वो हैं जिनका IT एग्जाम का पेपर दे रहे हैं, उनका पेपर पास नहीं हो रहा। एनीवेज कितने पेपर दे रहे हैं इस अटेम्प्ट में?
क्यों? ऑडिट 2 R1 और 2 रह गए, MFA और R2 नेक्स्ट है। टैक्स या में आना। सर 3 दिए थे इस दफा। अब देने कितने इस दफ़ा? 2 देने। कौन कौन से? टैक्स और FAR। टैक्स और FAR टैक्स ये में टैक्स R1 सी लो। टैक्स ये में और R1 देने हैं? R1 टैक्स R1 नई स्कीम के लग गया पता क्या हमने अनाउंस कर दी है, उसके ट्रांजेक्शन्स भी अनाउंस कर दिए हैं कि किस किस पेपर से क्या क्या पेपर एग्जाम्प्ट होगा। तो वो देखते हुए अपने पेपर लाजमी सेलेक्ट कीजिएगा, बिकॉज एज ऑफ नाउ वो बहुत बड़ा आपका डिसाइडिंग फैक्टर है कि आपके पेपर्स क्या होने चाहिए। जैसे अगर जिस बच्चे का बीलो का पेपर पास है ना, और उसको कंपनी लॉ लाजमी देना चाहिए इस अटैम्प्ट में, जिस बच्चे का बीलो पास है। जिस बंदे का लॉ पास ही नहीं है फिर वो कह सकता है ठीक है मैं लॉ नहीं देता, मैं कुछ कर लेता हूँ। लेकिन जिसका ग्रुप ए का, अगर उसका एक भी सब्जेक्ट पास है ग्रुप ए का, उसको ग्रुप ए पूरा करना चाहिए, बिकॉज जो नया पेपर होगा डाटा रिस्क वाला वो आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो 2 एग्जाम्पशन आई के आपने बड़ी हैवी अनाउंस की है, एक डाटा रिस्क वाले की एग्जाम्पशन है और दूसरी जो है वो कौन सी है, बिजनेस और कॉर्पोरेट लॉ वाली, वो एग्जाम्पशन है। तो उसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, वो आपको लेके चलना पड़ेगा। एनीवेज 3 पेपर 2 पेपर क्या डूएबल हैं या नहीं है, मैं आपके साथ ना कुछ 3 अटैम्प्टों के स्टैट शेयर करता हूँ। जिन बच्चों ने कैफ क्वालिफाई किया ऑटम 23 में 1761 थे, स्प्रिंग 24 में 1734 से, और इस दफ़ा कितने हैं 1878 बच्चों ने कैफ क्वालिफाई किया। तो मार्केट में सारे वैसे बैठे हुए हैं। जिन बच्चों ने 4 पेपर पास किए थे ऑटम 23 में 117 बच्चे थे। चलें ठीक है, ये फर्स्ट टाइम इतने बच्चे आ गए, हमने कहा चलो ठीक है जहादी हैं पागल हैं कुछ नहीं होता। लेकिन जब स्प्रिंग 24 आई तो इसमें कितने हो गए 154। तो नंबर ऑफ़ पेपर्स जो हैं वो तो इंक्रीज़ हुए स्टूडेंट्स के, चलें थोड़ा ही इंक्रीज़ था, लेकिन अब कितना हुआ है 218। इट मीन्स के 4 पेपर जो बच्चे पास कर रहे हैं वो पॉसिबल है। हमारे अपने SBI के स्टूडेंट्स हैं, पहली अटैम्प्ट में 4 पेपर निकल बैठे हुए हैं ग्रुप ए के, ग्रुप बी के 4 पेपर पकड़ के बैठे हुए हैं, 1 साल उनका कैफ क्वालिफाई हो जाएगा। हमारे मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये हरकत की है, वो जिसमें शामिल हैं। फिर आते हैं 3 पेपर, बिकॉज एज ऑफ नाउ 3 पेपर आर द सेफेस्ट पेपर। 3 पेपर क्या हैं आपके सेफेस्ट पेपर हैं जो हमने लेकर चलने हैं। अगर हम 3 पेपर्स की बात करें तो 1277 बच्चों ने ऑटम 23 में 3 पेपर पास किए, चलें ठीक है 1200 एक ओके अमाउंट थी। लेकिन स्प्रिंग 24 में वो 1200 कहाँ चले गए हैं 1631 में, और ये बहुत बड़ी नंबर ऑफ तादाद है स्टूडेंट्स की। अब कितने हैं तकरीबन 1700 बच्चे हैं, तो भाई इस पर इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये आपको स्टैट इसलिए शोर कर रहा हूँ कि अगर आप पेपर पास करना चाहते हैं तो एज़ ऑफ नाउ 3 पेपर भी अगर आप पिक करते हैं ख़ास तौर पर इस अटैम्प्ट में, तो पास करना आपके लिए क्या है पॉसिबल है। यार ये डिस्ट्रीब्यूट कर दें सबको, आप इस अटैम्प्ट का पेपर एक मुझे भी दे दें। उसके बाद 2 पेपर में देखें तो 2881 थे, फिर 2962 हुए, अब कितने हो गए हैं 2843 हो गए हैं। ठीक है, तो द थिंग इज़ डैट के 2 पेपर में इतनी तादाद नहीं जितनी अब किस में जा रही है 3 पेपर्स वालों में जा रही है। और अगर आप देखें एक पेपर वाला वो तो 5633 थे, फिर 5000 हुए, अब कितने हैं 5429। तो बच्चा ऑन एवरेज 3 या 4 पेपर में फॉल कर रहा है। और पॉसिबिलिटीज़ हैं भी क्या कि बच्चे आ रहे हैं, बच्चे पेपर ही 4 पिक करते हैं, जिनके 4 निकल जाते हैं ठीक है, बट 3 पेपर जो हैं वो निकाल रहे हैं। तो एज़ ऑफ नाउ 3 पेपर आज से पढ़ के भी करेंगे तो 3 पेपर पास करना इज़ द डूएबल थिंग। ये पेपर पास आपके हो जाने हैं और ये पेपर पास आपके होते भी हैं। तो ये सिर्फ इसलिए कि अगर आपके पेपर सिलेक्शन में कि 2 पेपर पकड़ रहा हूँ 3 पेपर, तो देख लें। वैसे मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है, जस्ट पर्सनल ओपिनियन, इस अटैम्प्ट में 2 पेपर नहीं देने चाहिए, एटलीस्ट 3 देने चाहिए। एक तो अटैम्प्ट है, इसमें कोई किसी किस्म के डिस्टर्बेंस नहीं है, ना ईद की छुट्टियां, ना कोई मुहर्रमों की छुट्टियां हैं, ना कोई गर्मियों वाले से इवेंट्स आ रहे हैं। एक सर्दियों वाली अटैम्प्ट है और इसमें पढ़ने का टाइम ही बड़ा होता है। आपको ना पढ़ने के लिए AC चाहिए, एक लाइट चाहिए, तो ये आपके पास टाइम खुला होगा। 4:30 बजे आपका अंधेरा हो जाना है, लॉन्ग नाइट्स हैं, तो 3 पेपर एटलीस्ट आपको देने चाहिए ताकि आपका नंबर ऑफ़ जो ईयर्स हैं वो कम हो और पेपर आपके मैनेजेबल हो। जिसके रहते ही 4 पेपर है वो तो देख ले, अगर 4 पॉसिबल नहीं है, बट 3 पेपर एटलीस्ट आपको अपेयर करने चाहिए, ये चीज़ है। और साथ एज ऑफ नाउ
इसी महीने में 1-2 हफ्ते में अगर आपका पीपी या हैंड्स ऑन कोर्सेज में कोई चीज़ रहती है कर लो, करनी चाहिए आपको। एटलीस्ट उसमें आप अपना नाम लिखवा के IQAP पे अपनी लिस्टें जो हैं वो भिजवा दें ताकि आपको उसका भी एडवांटेज मिले PPE का और MSO का, बिकॉज उनकी टेस्टिंग वगैरह जो होगी वो भी रिसेंट अनाउंस हो जाएगी, अभी तो नहीं है, फिर हो जाएगी। तो एज ऑफ नाउ स्टैट्स अगर हम देखें तो 3 पेपर भी बच्चे पास कर रहे हैं, 4 पेपर भी पास कर रहे हैं, तो एवरेज 3 और 2 वाले हैं। इसमें जिनके 2 पास हुए हैं बेसिकली वो बच्चे होंगे जिन्हें 3 दिए होंगे या 4 दिए होंगे 2। तो हमें ये नहीं पता कि 2 दे के 2 पास हुए हैं, इट इज़ फॉर श्योर कि 3 दे के 2 पास हुए होंगे या 4 दे के 2 पास हुए होंगे। तो आपको पेपर जो है एटलीस्ट मेरे ख्याल से 3 पकड़ने चाहिए, वही सबसे ऑप्टिमम है। हमारे स्टूडेंट हैं, मल्टीपल स्टूडेंट हैं जिन्होंने 1.5 साल में इंटर किया। अभी एक हमारी स्टूडेंट है फीमेल, उसने PRC में ला के अराउंड 20 महीने के अरसे में अपना कैफ क्वालिफाई किया 20 मंथ्स में। पहली अटैम्प्ट पेपर निकाले, फिर 3 पेपर कैफ के दिए, फिर 3 पेपर कैफ के दिए, फिर 2 पेपर कैफ के दिए, नाउ शी इज़ क्वालिफाइड। हमारा दूसरा बच्चा है एक, उसने तकरीबन यू कैन से दैट 15 मंथ्स में कैफ क्वालिफाई की है, PRC इंक्लूडिंग कैफ। PRC पहली अटैम्प्ट 5 पेपर, दूसरी अटैम्प्ट उसने दी है कैफ की, मतलब कैफ के पहले 4 पेपर, फिर 1 साल में कैफ, 4 महीने का PRC उसके बैचलर में पढ़ के दी है क्वालिफाई। तो बच्चा तो बहुत ब्राइट आ रहा है। हाँ, उसके मैंने देखा शायद बच्चा बड़ा पढ़ा लिखे वाला होगा, उसके 940 मार्क्स थे सिर्फ FSC में, मतलब अगर आप कंपैरिजन पॉइंट करेंगे तो 940 ओके मार्क्स, नोट इतना ब्राइट के जी 1000+ वाला बच्चा था। बट द थिंग वाज डैट के बच्चे कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा पढ़ने का तरीका अपना चेंज करना पड़ेगा। आप करें तो आपका पेपर जो है वो क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। 3 है या 4 है, पेपर पास करना मुश्किल नहीं है। पेपर पास करने के लिए अपने आप को तैयार करना जो है वो थोड़ी सी एक मुश्किल साइंस होती है। अभी आप लोग सारे रिसेंट पेपर दे के आए हैं, अभी आप सबके माइंड में ये जो भी अगस्त का महीना गुजरा सारा माइंड में होगा, कितने कितने घंटे पढ़ते थे? कितने घंटे? 7 to 8 hours। स्लीपिंग पीरियड्स लगता था, जरूरत पड़ती थी 3-4 दिन लगातार 9-10 6 हाँ सॉरी, इतना घंटे पढ़ने के बाद आपका फॉर्मूला क्या है? क्योंकि इतना घंटा पढ़ा जाता ही नहीं है। कभी आपने साइंटिफिक स्टडी देखी है, कभी अगर गूगल में देखा है कि आपके ह्यूमन ब्रेन की किसी भी चीज़ को सीखने की कैपेसिटी कितनी होती है? कभी देखे? आपको सिर्फ एक दिन में कोई चीज़ आपने याद रखनी है तो आपको सिर्फ उसके लिए 3 से 4 घंटे ही पढ़ा जा सकता है, अदरवाइज़ आप मेमोराइज़ नहीं कर सकते। आपको एक वीक में किसी चीज़ को रिटेन करने के लिए मैक्सिमम कोई 10 घंटे चाहिए। तो कैसे लाइक इतना 16 घंटे पढ़ के याद क्या रहा पेपर में? आपको कुछ भी याद नहीं रहता। आपने अक्सर खुद फील किया होगा जब आप पढ़ने बैठते हैं, जब आप पहला घंटा पढ़ते हैं, पहले घंटे में कुछ भी पढ़ते हैं आपको बड़ा अच्छा याद रहता है, वो कभी भी नहीं भूलता। इवन आप सो के भी उठ जाते हैं वो आपको याद रहता है, वो आपको नहीं भूलता। लेकिन उसके बाद जो भी पढ़ते हैं सर में दर्द शुरू हो गया, डिफोकस होना शुरू होते हैं, माइंड को चीज़ें याद नहीं रहती, या जो पढ़ते भी हैं वो वाला भूला होता है। ऐसा है कि नहीं? द थिंग इज़ डैट कि आपने अगर 16 घंटे पढ़ा है या 12 घंटे पढ़ा है तो आपने तो अपनी बॉडी से जुल्म किया, आपके माइंड ने कोई चीज़ रिटेन नहीं की। ये एक सबसे बड़ा सच है, ये सबसे बड़ा सच है। आप इसको लाख डिनाई कर लें बट फैक्ट्स यही हैं, बिकॉज आप डिनाई कर रहे हैं, साइंटिस्ट तो डिनाई नहीं कर सकते। जिनकी इतनी अरसी रिसर्च है, जिन्होंने पैसा लगाया, रिसर्च किया, डेवलप किया थियरी कि भाई आपको 4 से 6 घंटे ही चाहिए, वो भी वीकली, तो कैसे आप इसको बाईपास कर सकते हैं? तो अभी आपके सामने था, आप अगस्त के महीने में इतने ज़्यादा टाइम लगा के आए हैं, इतना ज़्यादा घंटा पढ़ के आए हैं, तो क्या मिला आपको? कुछ भी नहीं मिला। तो व्हाट आई लाइक वांट टू से राइट नाउ कि CA में ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता, नहीं पढ़ना ज़्यादा। आपको रोज़ का काम रोज़ करना है, जो हम बिल्कुल भी नहीं करते, उसमें हम बहुत बैड हैं। ये अगर आप अपनी लाइफ में एज ऑफ टुडे ये हैबिट अडॉप्ट कर लेते हैं, रोज़ का काम रोज़ करने वाली, आपका पेपर अगर फेल हुआ तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। आई ऑन कैमरा आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर आपका पेपर फेल हुआ तो आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डैट फेलियर। क्योंकि आपको जब आप पढ़ रहे हैं, आपके पास कोई पेंडिंग लेक्चर्स नहीं है, आपके पास कोई किसी किस्म की इस तरह का माइंड प्रेशर नहीं है, आप बड़ा इजी होकर जाएंगे और बड़ा इजी वे में क्या करेंगे, आप चीज़ों को कैरी ऑन कर लेंगे।
अब रोज़ का पढ़ना इज़ इम्पॉर्टेंट। हम करते क्या हैं, हम पहले हफ्ते नहीं पढ़ेंगे, हम 2 हफ्ते नहीं पढ़ेंगे, लेक्चर्स पेंडिंग हो जाएंगे, पाइल अप होते जाएंगे। फिर आई कैप कर अब एग्ज़ाम की फ़ीस सबमिट कर देंगे ना, तब जज्बा ईमान जो है जागेगा कि अब पढ़ने बैठते हैं। देखिए जब जज्बा ईमान जागता है तो तब क्या होते हैं, हालात बुरे हो गए होते हैं। होता क्या है, एज़ ऑफ टुडे ख्वाब देखते हैं 4 पेपर निकाल लेंगे, पढ़ेंगे, नवंबर वेस्ट करेंगे, दिसंबर वेस्ट करेंगे, जब आई क्या पे फ़ी भेजेंगे अब देखेंगे जाके एक्चुअल हालात क्या हैं। जी इस सब्जेक्ट के इतने पेंडिंग लेक्चर्स हैं, इसके इतने पेंडिंग लेक्चर्स हैं, इसकी प्रैक्टिस नहीं की, ये नहीं वो नहीं। तो टेक्निकली, आइडियली एंड प्रैक्टिकली आप पढ़ते सिर्फ और सिर्फ एक अटैम्प्ट में 1.5 महीने। आप देखें अभी आप पढ़ के आए हैं तो जुलाई का एंड से स्टार्ट किया होगा आपने, अगस्त, और अभी भी मेजोरिटी जिन्होंने इस चीज़ से नहीं सीखा अपने फेलियर से, वो जनवरी का एंड और फरवरी ही पढ़ेंगे, और फरवरी होती भी 28 की है, वो तो 31 का अगस्त फिर भी बचा देता है, ये तो मरवाती है फरवरी। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप लोग पढ़ते ही नहीं हैं, ये ऑन मेजर है। लाइक एज ऑफ नाउ मैंने इस दफ़ा तो बच्चों के साथ बैठ के उनकी काउंसलिंग करके मेरा दिमाग दर्द, मैं तो बच्चों को पता इसने ये कहना है इसका जवाब ये होगा, तो मैंने अपने आंसर रेडी रखे हुए थे। सर ये मसला कंट्रोल सी कंट्रोल भी, ये ले भाई सर थैंक यू, वाकई मेरा ये मसला था। सर इस तरह है कि जिस तरह हम 3 सब्जेक्ट उठाते हैं तो पूरा मतलब वीक जो है ना कंसिस्टेंट तीनों को लेके चलते हैं, लेकिन फिर मंडे वाले दिन जब तीनों का ही टेस्ट होता है इकट्ठा जिस तरह पढ़ लिया होता है, तो सर उसको रिवाइज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। नहीं, किसने कहा? फील होता है इस तरह के जैसे यार इसको भी इतना पढ़ना है, दूसरे सब्जेक्ट को भी इतना पढ़ना पड़ेगा, इतना पढ़ लिया तीसरे को भी, वो थोड़ा सा सर महसूस होता है इस तरह के जो है ना मुश्किल है, उस वजह से थोड़ा हो जाता है। मुझे भी दे दो यार। ये अभी आपको ना बड़ा लगेगा, बड़ा फेमिलियर सा है, उस पर आपने कुछ लिखा भी होगा, अभी हम इसको भी डिस्कस आउट करते हैं। बट आपने जो बात की है ना, मैं इसे थोड़ा डिसएग्री करूँगा, ऐसा नहीं होता। आप अभी जाइएगा, आपको ICAW के पोर्टल्स पे मिल जाएगा, आपको CFA के पोर्टल में मिल जाएगा, या आप गूगल करके देखिएगा कि आपको प्रोफेशनल स्टडी के ऊपर कितना पढ़ना पड़ता है, ठीक है। या आपको कोई भी नया सब्जेक्ट लर्न करना हो कितने आवर्स चाहिए, तो कहते हैं कोई भी चीज़ आपको सीखनी है स्क्रैच से आपको लेके चलने के लिए 90 आवर्स चाहिए मैक्सिमम, ठीक है, जिसमें प्रैक्टिस सारा कुछ शामिल है। आप इतने नहीं पढ़ते। अभी हम बात कर रहे हैं कि जी हम आखिरी महीने में 16 घंटे पढ़ के आए हैं, पेपर फेल हो गया, आपने नहीं पढ़ा, साफ सीधी बात है। वो सिर्फ आपने क्या किया है, अपने आप को एक सेटिस्फाई करने की कोशिश की है कि अब मैं कर लूँगा, बट नहीं होगा। आपको सिर्फ चाहिए कंसिस्टेंसी। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, आप रिपोर्टिंग करके आए होंगे, आपने कॉस्ट किया होगा या R1 का पेपर दिया भी होगा, आप R1 का पेपर को 4.5 घंटे पढ़ते होंगे बैठ के, ये प्रैक्टिस है प्रैक्टिस कर रहे हैं, 3-3 घंटे लॉ करते होंगे बैठ के, बट ये नहीं चाहिए। अगर आपको पेपर पास करना है तो बड़ी बेसिक सी रूटीन है 3 सब्जेक्ट की। जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर आप लॉ कर रहे हैं, बिजनेस लॉ हो गया या कंपनी लॉ हो गया, वट एवर जो भी है, अगर आपकी क्लास की ड्यूरेशन 1 घंटे की है ना, तो ये आपकी क्लास की ड्यूरेशन 1 घंटे की, आपको सेल्फ बेसिस के ऊपर भी रोज़ का अगर काम रोज़ करते हैं 1 घंटा ही चाहिए। लॉ, अगर आपका पेपर लॉ का है, याद करके लिखना है आपने, सिंपल सी बात है। चले आप स्लो लर्नर हैं, ठीक है, इसमें आधा घंटा ऐड कर लें, 1.5 घंटा कर लें सेल्फ बेसिस के ऊपर। बट लॉ का पेपर भाई हमने ही पास किए हुए, हमने अगले भी किए हैं, हमने CFA के पेपर पास किए हुए हैं। इतना तो मुझे ही पता है कि लॉ में हर चीज़ रटा नहीं मारा जाता। आप क्या 1 घंटे में क्रैम कर रहे हैं? आपको पता लेक्चर हुआ, इस लेक्चर में आज सर ने पार्टनरशिप पढ़ाया, आपको जो पार्टनर्स हैं उसके राइट्स पढ़ाए हैं, उन राइट्स को आपने पढ़ लिया, 16 राइट्स थे, उनकी बुलेट्स बना ली, उन बुलेट्स को याद करना है आपने और लिखना है। हार्डली इट विल टेक अराउंड 40 मिनट्स, क्योंकि एक लेक्चर में इतना ही पढ़ा जाएगा आपका। तो वो आप लोग करते हैं कि आप किताब पकड़ते रट्टे पर रट्टा मारें, पढ़े इंग्लिश पे इंग्लिश, बट स्टिल आप इतने क्रैम करके इतनी जल्दी पढ़ने के बावजूद पेपर में फेल हो जाते हैं, पेपर में आपको लिखना नहीं आता। तो एक आइडियल सिचुएशन तो ये है कि अगर आपकी क्लास 1 घंटे की है तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए, मैं एक एवरेज बच्चे को ले आता हूँ लॉ में, उसको 1 घंटा 15 मिनट ही पढ़ना पड़ेगा, इससे ज़्यादा मैं मानता ही नहीं हूँ। बिजनेस लॉ में, कंपनी लॉ में इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा जा सकता। हम इसमें आते हैं सेमी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, जैसे मैं टैक्स की बात करता हूँ, अगर उसमें फॉर एग्जांपल क्लास आपकी 1.25 घंटे की, मैं अपनी बात करूँ, मुझे नहीं पता मार्केट में कितनी क्लासेस होती हैं, 1 घंटे 15 मिनट की क्लास है,
इस क्लास के बाद आपको सिर्फ मैं लिख के दे देता हूँ 1 घंटे 15 मिनट ही पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना आपको ज़्यादा। रिपोर्टिंग की हम बात करें R1 की क्लास का टाइम क्या हमारा ड्यूरेशन 1.25 घंटे की है। देख ले यार जन्नती आदमी हो, इस छोटे सब्जेक्ट को भी सबसे पहले ख़त्म उड़ा कर दिखाऊंगा। R1 की क्लास अगर 1.25 घंटे की है, इसमें हम थोड़ा सा मार्जिन ले लेते हैं, आपको 1.5 घंटे पढ़ना पड़ेगा, डेट्स इट। कितनी बनती हैं क्लासेस 3 घंटे की? 1 2 3 3.5, चलिए आप इसकी रेंज कर लें, आप 3.5 से 4 घंटे की आपकी होगी क्लासेस, डन। और आप सेल्फ स्टडी के ऊपर आए तो आप सेल्फ स्टडी पे कर लें, तकरीबन आपके 4 से 4.5 घंटे के हो गए सेल्फ स्टडी। तो 24 घंटे में से अगर आपने 3 पेपर पास करने हैं, आपको विद क्लासेस कितना टाइम चाहिए? अराउंड 8 से 9 घंटे। स्टिल आप ये करते हैं तो आपके पास दिन में 15 से 16 घंटे जो है वो बच जाते हैं। कौन कहता है कि सीए जो है वो ऐसे आपको इतना तंग करेगा या आपको इतना पढ़ना पड़ेगा? ये डेली रूटीन है। अभी हम अपना स्टूडेंट्स से बुलाते हैं, मैं आपको शायद आज कल तंग करता हूँ, वो इंटरव्यू में बिजी है फॉर्म में, आई गेस KPMG में इसका इंटरव्यू में अपने कहाँ पे बता रही थी। आप उसकी रूटीन देखें, जिसने 20 महीने में अपना कैफ क्वालिफाई किया है, उससे आप पूछें, वो अपने आप को रजिस्टर नोट सब कुछ शो कर देगी। पढ़ती कितनी थी वो? कहती है मैक्सिमम दिन में मैंने 3-3.5 घंटे पढ़ा है, आखिरी महीने में कहीं जाके मैंने कोई 5 घंटे वो भी पढ़ा होगा, वरना मैंने पढ़ती नहीं थी। अब आपके पढ़ती नहीं, पास कैसे हो गई बताएगी आपको। अभी इसका क्वालिफाई हुआ है कि मैं पढ़ती लेकिन रोज़ थी। कि अगर आज क्लास हुई है और अगर आज क्लास में सर ने ऑडिट का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स करवाया है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स करवाया है, चाहे वो क्लास 20 मिनट की क्यों ना हो, मैंने फ्राइडे का काम सैटरडे या पेंडिंग कभी भी नहीं किया। मंडे का काम कभी मेरा ट्यूसडे को पेंडिंग नहीं गया, ट्यूसडे का काम वेडनेसडे को नहीं गया, और संडे मैंने कभी पढ़ा नहीं है। मुँह पे कहती है, मतलब कहती है मैंने संडे को कभी नहीं पढ़ा, मैंने कभी अपना काम पेंडिंग नहीं छोड़ा, और उसके पेपर पहली अटैम्प्ट में सारे पास हुए। 20 महीने में उसका सही एंटर हुए, इंक्लूडिंग PRC। कैसे? बस एक कंसिस्टेंसी चाहिए। आप उससे पूछेंगे लाइफ एंजॉय की, कहती है अभी भी करती हूँ, सारी शादियाँ सारे फंक्शन सब कुछ अटेंड किए हैं, बिकॉज बाय ऑल दिस उसके पास दिन में स्टिल 12 से 16 घंटे होते थे अपनी सोशल लाइफ को, अपनी लाइफ को मैनेज करने के लिए। तो अब कैसे कह सकते हैं कि ये नहीं होता? क्योंकि मेरे साथ इस दफ़ा एग्जाम्पल्स पे एग्जाम्पल्स हैं कि जो बंदा कंसिस्टेंट है, जो बंदा रेगुलर है, उसका पेपर पास होता है। आपको सिर्फ पेपर पास करने हैं ना, जल्दी पेपर पास करने हैं। एक तो आपको किसी को देखना नहीं पड़ेगा, ये नहीं कि दूसरे ने ये किया है मैं भी ये कर लूँ, इसने वो कहा है मैं भी वो कर लूँ। किसी को फॉलो नहीं करना पड़ेगा आपने कि वो 4 पढ़ है मैं भी 4 पढ़ लेता हूँ, वो आखिरी महीने में 6 घंटे पढ़ेगा मैं 12 घंटे पढ़ लूँगा। ये एक चीज़ गलत है। आपको अपनी स्ट्रेंथ ही आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, आपको रोज़ पढ़ना पड़ेगा। ये 2 चीज़ें आप अपनी लाइफ में ले जाते हैं। मैं आपको रिटर्न लिख के दे देता हूँ, इवन ऑन कैमरा है, कि जब आप मार्च में जाके अपने पेपर दे के आएंगे, मार्च 25 में जो आपका रिजल्ट आएगा, उसमें जितने पेपर देंगे उसके आगे लिखा होगा परमानेंट क्रेडिट। अब लिखवा लें मेरे से। सिर्फ आपको थोड़ा सा पढ़ने का तरीक़ेकार जो है वो अपना तब्दील करना है। रोज़ का काम रोज़ करना सीखें। मुश्किल ही यही है, सबसे मुश्किल काम है ही यही। देखें ना, बीइंग अ मुसलमान, नमाज फ़र्ज़ है, नमाज पढ़ी जाती है? खुद बताएं सबसे, अभी सर्दियां आ रही हैं, सबसे इम्पॉसिबल टास्क क्या होगा? फजर। उठा नहीं जाना, लेकिन फिर वहाँ पर ये जो उठेंगे उनको ही क्या मिलेगी? तमाम खुशखबरियाँ, सक्सेस उनके लिए। इवन जन्नत के लिए भी नमाज ही पढ़नी पड़ेगी। और सबको पता है भाई मुसलमान फ्रेमवर्क क्या है जना कि भाई 5 नमाज़ें पढ़नी है। आप जाएं देखें कितने पढ़ते हैं, पढ़ ही नहीं जाती है कि नहीं? हाँ, लेकिन जो लग जाते हैं इस रूटीन में उनकी नमाज छूटती नहीं है। वो दुनिया के सारे काम छोड़ देंगे, नमाज नहीं छोड़ेंगे। लेकिन फिर वो क्या कहते हैं कि आपको इस रूटीन में आना है तो अराउंड आपको कोई 21 डेज़ की कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, ठीक है? तो यहाँ पे भी अगर आप एक चाहते हैं पर्सपेक्टिव में, तो इधर भी वही पर्सपेक्टिव चाहिए आपको। अभी पढ़ने बैठेंगे, यार आसान चीज़ें हैं, पढ़ा हुआ है, पहले भी किया था, ये भी मुझे आता था। आपका टेम्पो ब्रेक होगा, डीमोटिवेटेड होंगे, लेकिन आपको यही चीज़ को ना अगले 1 माह के लिए लेके चलने। आप 10 दिसंबर तक अपने आप को कंसिस्टेंट कर लेते हैं, अपनी कंसिस्टेंसी डेवलप कर लेते हैं, आप लिखवा लें
एक दफ़ा आपकी रूटीन हैबिट डेवलप हो गई, इस अटैम्प्ट में जितने पेपर पकड़ेंगे पास होगी, अगली में जितने पकड़ेंगे पास हो गए, इवन गो विद द CFAP आपका पेपर निकल जाएंगे। अब CFAP में सुबह 9 बजे फॉर्म जाएंगे, वापस आने का कुछ नहीं पता होता। ख़ास तौर पर सीजन्स के टाइम तो ये होते हैं, जून के बाद, मतलब जून से लेके फरवरी तक काम फॉर्म में ज़्यादा है, ऑडिट चल रहे हैं, टैक्स चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जाने का पता आने का पता ही नहीं है। और दिसंबर की अटैम्प्ट सबसे क्रूशल अटैम्प्ट होती है हर CFAP के स्टूडेंट्स के लिए। कैसे मैनेज करते हैं वो? उनको ही पता है यार हमारे पास टाइम तो है ही नहीं, हमने अभी तो आप लोग सारे क्या है, फुल टाइम स्टूडेंट है। 1 साल के बाद जब कैफ क्वालिफाई हो जाएगा तो क्या आपके अंदर कोई नई एनर्जी आ जाएगी? दिमाग तो आपका यही रहेगा, रूटीन्स आपकी इससे ज़्यादा वर्स हो जाएंगी। अभी सिर्फ काम पढ़ना है, फिर क्या होगा, काम 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 और थोड़ा बहुत आराम के साथ पढ़ना है। उसमें बच्चे क्या करते हैं, इसी हैबिट को अडॉप्ट करते हैं कि भाई अगर पूरे दिन में 1 घंटा निकाल लेंगे, उस 1 घंटे में जो सब्जेक्ट देना पढ़ के जाएंगे, चाहे वो एक सेक्शन ही क्यों याद नहीं किया, चाहे एक पैरा क्यों नहीं पढ़ा, पर पढ़ते वहाँ पे रोज़ हैं, तो क्या हो रहा है अल्टीमेटली एज ऑफ नाउ CFAP पे बच्चे पास होना शुरू हो गए। उनकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा अच्छी हो गई है, उनके रिजल्ट आपसे अच्छे रिजल्ट हैं R1 की निस्बत, क्योंकि वो पढ़ रहे हैं। मतलब जो आपका AFR है CFAP 1, उसका रिजल्ट भी ज़्यादा अच्छा है हमारे इससे, CAF 1 से। प्रॉब्लम ये है कि जब आप मेच्योर होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, आपको पता लग जाता है कि यार ज़्यादा नहीं पढ़ना, रोज़ पढ़ना है, डेली या काम डेली करेंगे तो आपके लिए सफिशेंट है। अब देखिए रोज़ आपको 1 घंटा पढ़ना है, 1 घंटे के लिए हिसाब से आपके हफ्ते में 6 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपने वो 6 घंटे नहीं पढ़ा तो एक दिन पढ़ेंगे बैठ के, तो एक दिन 6 घंटे इकट्ठे बैठने क्या याद होगा आपको? कुछ याद नहीं होगा। तो एज ऑफ नाउ अभी चूँकि आप लोगों को ज़ख्म लगे हैं, ताज़े भी हैं, तो एज ऑफ नाउ थोड़ा सा अपने आप को सॉर्ट कर लें, बिकॉज इस दफ़ा मैंने जितने बच्चों के साथ डिस्कशन की है, मेरी दिमाग ख़राब हो गया, मैं तो थक गया था। 4 बजे यहाँ से जा रहा हूँ, 3 बजे जा रहा हूँ, 2 बजे जा रहा हूँ, मेरे अभी भी रिज़ल्ट काउंसलिंग के पेंडिंग मैसेज को 150-250 पढ़े जो रिस्पॉन्ड मैंने करने हैं। जिससे बात करता हूँ जी मैं फ़ेल नहीं हुआ, मैं ये हो गया, मैंने बड़ा पढ़ा था, मैं उससे यही क्वेश्चन करता हूँ, बहुत पढ़ा था तो आता तुम्हें? नहीं, ये तो मैंने किया ही नहीं था, जब मैंने देखा ही नहीं था, ये जो मेरी प्रॉब्लम्स थी। तो 100 में से 98 बच्चों का मसला यही था जो फेल हुए हैं। आप अपने आप को खुद ही एनालिसिस कर लें कि आप इन मसलों में फॉल नहीं करते थे। आखिरी महीने जब पढ़ने बैठे हैं, कितना पढ़ा होगा आपने? कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। वो सिर्फ आपने दिखाने के लिए, अपनी लाइफ को जो सेटिस्फाई करने के लिए कि मैं पढ़ रहा हूँ, बस आपने चेक मार्क किए हैं। आपसे अगर कोई सवाल पूछो आपको नहीं आता होगा, क्योंकि याद ही कुछ नहीं है, माइंड में कुछ है नहीं। हाँ, वो जो आपने अर्ली क्लासेस में कुछ पढ़ा है, याद किया, अभी पूछूंगा आपको याद होगा। जो फैक्ट है, थोड़ा सा आपको अपनी हैबिट, रूटीन जो है वो क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। वो चेंज कर लें, 3, 4 व्हाटएवर जितने पेपर हैं पास आपके होंगे, मैं आपको श्योरिटी लिख के दे देता हूँ। दूसरा, पढ़ना बड़ा आपको तरीके से पड़ेगा, ख़ासतौर पर अभी मैं बात करता हूँ FR 1 के पर्सपेक्टिव से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोग पेपर दे के आए हैं R1 का, जिनके पोस्ट पे आ जाए, सबको पता फेल होके आए होते हैं यहाँ पे। क्या सिलेबस पूरा आता था? मेरा पहला क्वेश्चन है। फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट्स टिल NPO सारा आता था। जब मैं ये सवाल पूछता हूँ ना, नहीं अच्छा तो मुझे तो ये नहीं आता था, ठीक है। लाइक एज ऑफ नाउ आप समझते हैं कि आपको ICAP ने फेल किया, लेकिन आप मुंह पे कह रहे होते हैं सर सारा नहीं आता था, 90% सिलेबस मेरा तैयार था या 80% सिलेबस मेरा तैयार था। आप जाएं, आपको जितने फेलोज़ मिलेंगे जो पेपर में फेल हुए, आप उनसे पूछ लें सिलेबस के पर्सपेक्टिव में, ये चैप्टर मुझे नहीं आता था, इसके अलावा मुझे सारे आते थे। तो भाई आपको उसमें सवाल आया है तो आपने किया कितने? सवाल तो ये है। अभी आपको मैंने पेपर दिए हैं, आपके सामने पेपर पड़ा हुआ है, आप ये रिसेंट टाइम का पेपर खोलेंगे ना, फ्रॉम द क्वेश्चन 1 विच वॉज NPO टिल द लास्ट क्वेश्चन जो कि है था आपका IAS 16 का, आपका सिलेबस का एक एक कंसेप्ट इस पेपर में टेस्टेड है। उसने कोई चैप्टर, कोई चीज़ नहीं छोड़ी, जहाँ पे लगा है उसने जाकर कहाँ डाल दिया, MCQs में डाल दिया। तो भाई आपसे एग्जामिनर ये पूरा पेपर जो है पूछ रहा है, ये सिर्फ टैक्स की बात, R1 की बात नहीं है, टैक्स, लॉ,
सीएम में, जब वो हर चीज़ आपसे पूछ रहा है, तो आप अगर सिलेक्टिव स्टडी करके जाएंगे या कोई एरिया आपका वीक होगा तो आपके अल्टीमेटली पास होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब एक बच्चा मिला, एक तो नहीं बड़े ही बच्चे हैं इस दफ़ा जी, 4 अटैम्प्टें लग गई हैं R1 की, पेपर पास नहीं हो रहा, 3 लग गई हैं, पास नहीं हो रहा। मैं सिंपल कहता हूँ कि पेपर था, आता था क्या नहीं आता था जी सर, वो NPO का सवाल ना थोड़ा सा ख़राब हो गया। क्यों? NPO तैयार नहीं था। वुड यू बिलीव कि वो लड़के, वो बच्चे जिनको 1.5 साल हो गया R1 पढ़ते हुए, अगर उनका डे 1 से NPO वीक है, उनका आज भी NPO वीक उनको आता ही नहीं है। मतलब आपको इतनी अकल नहीं आ रही कि आपका एक टॉपिक जो है वो कंटिन्यूसली वीक जा रहा है, उसमें आपको स्ट्रेंथ नहीं मिल रही, उसमें आपके कंसेप्ट जो है बेहतर बिल्ड नहीं है, तो भाई कर लो। एक अटैम्प्ट लग गई है, अगले दिन लगवाओ। अब एक बच्चा है जिसकी R1 में 6 अटैम्प्ट लग गई हुई हैं, वो उससे पहले का पढ़ रहा है, मतलब नेशनल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग में स्कीम से पहले, आज भी कहता जी मुझे वो करेक्शन फायर नहीं आते। तो भाई तुमने सीखा क्या? जी वो मैं छोड़ के जाता हूँ। तो अब कह रहा मैं फ़ेल हो गया, ये और वो, बताएं मैं क्या करूँ। तो भाई जब तुम्हें पता है कि तुम ये गलतियाँ कर रहे हो तो क्या होगा? जैसे इस पेपर में देखें, अभी आएगा जब ICAP का एग्जामिनर कमेंट्स आएंगे और सोल्यूशन आएगा। अब स्पेशली अगर आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, मैंने तकरीबन जिस बच्चे से पूछा जिसका पेपर हुआ है फेल R1 का, यार ये आता था सर, ये बस ना चॉइस पे हो गया था, पता नहीं। अच्छा इसमें से आप देख लें, अगर 8 नंबर का आया था तो मेरे गालिबन कोई 4 नंबर आ गए होंगे। ये बच्चा कह रहा है, ये वो जो पेपर देख के आया है। क्या आपको आता सवाल ये वाला? आता ही नहीं था। इससे वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, वो किसी को पता ही नहीं है उसमें क्या होना था। ये 100 में से 99.9 बच्चों को पता ही नहीं था इस क्वेश्चन नंबर 4 में करना क्या था, क्या नहीं करना था। आप सामने हैं। अब मेरे पास ऑडियंस आई सॉर्ट हो गए। मैंने कहा भाई देखें, आपके 14 नंबर तो ये उड़ गए हुए हैं, बिकॉज आप खुद कह रहे हैं कि अच्छा 4 नंबर शायद आ जाएं, तो एग्जामिनर ने दिए होंगे, बैठे रहो। तो एग्जामिनर ने क्या दिए होंगे खुद बताएं। ये इस अटेम्प्ट का पेपर है, जब आएगा इसके 2 के एग्जामिनर कमेंट्स पढ़िएगा। 100 में से 90 बच्चों को ये आता ही नहीं था। क्यों जी? वो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, वो तो मुझे पता नहीं उसमें होता क्या है। भाई 6 नंबर का सवाल है जी, वो मुझे करेक्शन ऑफ एरर आती ही नहीं है। मैंने कहा ठीक है, इसमें से कौन सा आना है, छोड़ दिया। ये है, और ये सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये वो 2 टॉपिक है जिस किसी को नहीं आते। वो जिनके पास हो गए वो तुक्का लगा, उनको भी नहीं आते, ये साफ सीधी बात है। और जिनका पेपर अड़ा हुआ है उनको आज भी ये टॉपिक नहीं आते। क्यों? पढ़ते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है। जब आपको आज पता लग गया कि मेरी 1 अटैम्प्ट लग गई है, मेरा पेपर जो है वो वीक है, तो भाई अगली दफ़ा इनको ओवरकम करना है। क्या करते हैं, 1 अटैम्प्ट लगवाने के बाद नेक्स्ट टाइम फिर ये नहीं करेंगे, इसके अलावा तमाम टॉपिक करेंगे कि सिलेबस पूरा तैयार है। भाई आपको सिर्फ 80% आता है, वो 80% आपको तैयार है, आपको 20% नहीं आता। मैंने पेपर दिए, मेरी कैफ की 1 अटैम्प्ट लगी थी ऑडिट में, 48 मार्क्स आ, पागल हो गया था, क्योंकि मैंने ऑडिट पढ़ा बहुत था। मुझे समझ नहीं आता कि ऑडिट में फ़ेल क्यों हूँ, क्या नहीं हुआ कि, और वो अब मेरा रिपोर्टिंग के पेपर पास हो गए हैं, लॉ के पेपर पास हो गए हैं, R1 R2 CA में दिया इकट्ठा, वो भी पास हो गया, मैं बड़ा खुश। अब जहाँ पर जिस बंदे का डाउट है वो था R2 का पेपर। मेरे पास मेरा क्वेश्चन पेपर पड़ा हुआ है, मैं घर जाके आपको साबित कर सकता हूँ, उस पर लिखा हुआ है कि भाई 65 मार्क्स का मैंने पेपर अटैम्प्ट किया था। और मैं एग्ज़ाम हॉल में निकलते हुए कहा यार ये पेपर मेरा फेल है, ये दोबारा पढ़ना पड़ेगा। और मैं बाकायदा जाके प्री बैच में पेपर पढ़ रहा था, वो रिजल्ट आया पेपर पास। और ऑडिट में मैं इतना श्योर था कि मैं दोस्तों में शर्ट लगी हुई थी कि ट्रीट कहाँ पे लेनी है मैं, क्योंकि मेरा गोल्ड मेडल आएगा। बाकायदा हमने डिसाइड किए हुए थे। 48 नंबर, मैं कहा ये क्या हुआ है, मुझे होश ही नहीं आया। मतलब 65 फड़ा दे के मेरा पास है और वो 100 का करके मेरा फेल है। अब वो जब बैठा, डिस्कस किया अपना, जब थोड़ी हकल आई हफ्ते बाद, है मसला क्या हुआ है। मसला मुझे लगा पता कि यार मेरे कुछ चैप्टर थोड़े से वीक थे, मुझे IT वाले चैप्टर के सवाल नहीं करने आते थे। मैंने बाकी बड़ा अच्छा किया था, मैंने वो नहीं किया था, पेपर में आया था। मुझे फ्रॉड के आता था, ज़बानी सुनो, मुझे बड़ा अच्छा था फ्रॉड, लेकिन जब मैं फ्रॉड के सिनेरियोज करता था मेरे से उसकी ड्राफ्टिंग सही नहीं होती थी। ये मुझे ना 2 चीज़ लगी पता कि मेरे लास्ट टाइम जब मैंने पेपर दिया, मेरे ये 2 एरियाज़ वीक थे।
नेक्स्ट टाइम आया हूँ, बैठा हूँ, उन पे काम किया, पेपर निकला। बट द थिंग वाज डैट मुझे आइडेंटिफाई हुआ, मुझे था कि मेरा ये एरिया वीक है। और मैंने खुद जब देखा, जब अपने रजिस्टर्स खोले तो मैंने हर चैप्टर का हर चीज़ तैयार किया। मैंने 2 चीज़ छोड़ी हुई थी, मतलब मैं हर एक के पास पेपर लिख के करता था ज़बानी, मैंने इनके पास पेपर ही नहीं किए थे। पूरे मेरे नोटबुक में मैंने इनके पास पेपर किए ही नहीं थे, लिखे ही नहीं थे मैंने। मैं कहा ये मेरा मसला था। और सिनेरियो मेरा आया हुआ था, फ्रॉड 8 नंबर का था, आईटी के सवाल में कुछ 7 नंबर के आए हुए थे, 15 मार्क्स थे। अब मैंने तो करके आया हूँ, मैं वो पेपर में 15 मार्क्स अटैम्प्ट करके आया हूँ, बट आई एम डैम श्योर मुझे उसमें नंबर नहीं मिले होंगे, जो मुझे आता ही नहीं था, मेरा वो एरिया वीक था। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपको ना एक सच को एक्सेप्ट करना होता है कि यार एक सच है, एक है स्केप गोट तलाश करनी, कुर्बानी का बकरा देखना कि यार मैंने नहीं किया, मेरे से फेल नहीं हुआ, मैंने पूरा किया था। डीप डाउन हर एक को पता है कि इंसान ने क्या किया क्या नहीं किया हुआ। अगर आपको आपका ईमान और आपका ज़मीर मुतमिन है ना, और आपको समझ नहीं आ रही फेल नहीं हुआ, फिर तो हम देख लेते हैं। बट डीप डाउन एवरीवन नोस फेल क्यों हुआ है, वो उसको पता है कि मैंने वो ड्यू एफर्ट नहीं की जो पेपर के रिक्वायर थी। फिर बीइंग अ मुसलमान तो हम सबका ईमान भी है हर चीज़ के ऊपर, कुरान पाक के ऊपर, हदीस के ऊपर। अब सही मुस्लिम का एक हदीस है, हमें पता है कुरान पाक के बाद सबसे ऑथेंटिक चीज़ें जो है वो हदीस ही हैं, उस पर शक भी नहीं होता हमें, जो उसमें बातें कह दी गई हैं वो सच हैं। अब सही मुस्लिम की हदीस है कि आखिरी उसका चैप्टर है तकदीर वाला, उसकी लास्ट हदीस है, उसका मतलब है, मुझे वर्ड्स वगैरह भूल जाते हैं, उसका मतलब या मफहूम ये है कि जब आप कहते हैं कि ये चीज़ नसीब में लिखी हुई है या तकदीर में लिखा हुआ है, बच्चे कहते हैं लिखा यही था, शायद इस दफ़ा मेरा पेपर पास करना है नहीं था, अल्लाह को जो मंजूर हुआ ये और वो, उस पूरी हदीस का मफहूम है कि इफ़ यू वॉन्ट एनी थिंग यू हैव टू गिव योर 100%। कि आपने अगर फ़ैसला करना है या कहना है कि ये तो चीज़ तकदीर में लिखी हुई थी, होनी ऐसे थी, छोड़ देता हूँ, ऐसा नहीं होता। उसका पूरा फ्रेमवर्क है कि आपको अपना 100% देना पड़ेगा। 100 मीन 100 मीन्स कि आप इसको शुरू हुए थे चैप्टर 1 से शुरू हुए, लास्ट चैप्टर तक गए, अगर 150 कंसेप्ट हैं, 150 कंसेप्ट आते थे, कोई चीज़ नहीं छोड़ी थी, ड्यू प्रैक्टिस की थी, जितने टेस्ट थे वो दिए थे, जितने मॉक थे वो दिए थे। आप लोगों से पूछूं, आप लोगों ने लास्ट टाइम टेस्ट नहीं दिए होंगे, अभी मैं आता हूँ उस चीज़ के ऊपर, नहीं दिए होंगे। आप लोगों ने अनसीन क्वेश्चंस नहीं किए होंगे, मैं आपको लिख के दे देता हूँ। आप लोग जब पेपर करके गए थे, आप लोगों ने टका कर सवाल किए होंगे। मैं कहता हूँ आपने जितनी प्रैक्टिस की होगी शायद उतनी मैंने ज़िंदगी में कभी ना की हो। बट ये जो क्वेश्चन नंबर 2 आया था इम्पेयरमेंट का, ये तो कभी पास पेपर में है नहीं था सवाल, तो अलग आया था। बच्चे पता नहीं ये कहाँ से आ गया, ये कैसे दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 किसी पास पेपर में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह की एडजस्टमेंट किसी पास पेपर में आपको नहीं मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 6 की एमसीक्यूज टोटल हटके आए हैं। फिर जो क्वेश्चन नंबर 7 आपने कैश फ्लो के जितने सवाल की, रेशोज़ के जितने सवाल किए होंगे वो इस तरह के नहीं है। आपने फिर ये जो आपका कैश फ्लो आया 18 नंबर का, कैश फ्लो के आपने कोई 20 से 22 सवाल तो एटलीस्ट किए होंगे, या जो बहुत ही नलायक था उसने 7-8 सवाल किए होंगे। स्टिल इसकी एडजस्टमेंट उससे हट के आई हुई थी। आपका आखिरी सवाल जो है पीपी का इस तरह करनी, तो भाई आपने वो 150-200 सवाल जो किए हैं तो उसमें तो पेपर आपका आता ही नहीं है। तो ये आपने मुझे बताएं लास्ट सेशन में पढ़ते हुए ओवर एंड अबव अदर देन पास पेपर अनसीन क्वेश्चन कितने किए थे। तो सवाल वही है कि जब एक होता है ना मैटर के यार तकदीर में लिखा हुआ था नहीं हुआ, तो रुको ज़रा, ऐसे नहीं होता। पहले मैं भी इस बिलीफ पे था, वंस एन अ वाइल कि मैंने इसको पढ़ लिया, मैंने सीखा, मैं कहा नहीं, अब मुझे कोई चीज़ चाहिए मेरे नसीब में नहीं ना, तो ऐसा डिसाइड नहीं होगा जी नसीब में लिखी नहीं हुई। क्या है, पहले मुझे उस चीज़ के लिए अपना 100% देना पड़ेगा। 100 मीन 100, जिसमें मैं अपना मिडनाइट ऑयल बर्न कर रहा हूँ, मैंने अपना पूरा दिया। हर वो चीज़ जो थी, जो रिक्वायर्ड थी, मैंने की है। लेक्चर्स कंप्लीट से, नो पेंडिंग। टाइम पे कंप्लीट से, ओके। आखिरी महीना रिविजन का था, ठीक है। तमाम टेस्ट दिए थे, ओके। अनसीन क्वेश्चंस किए थे, ओके। मॉक दिया, ओके। अगर सारा कुछ ओके है, फिर सेकंड है कि उसके बाद अल्लाह से अपनी मांगो मदद। फर्स्ट इज योर एफर्ट, देन इज योर प्रेयर्स। उसके बाद भी अगर वो तुम्हारे हक में ना होना, देन समझो कि वो चीज़ तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है, अल्लाह ने उससे बेहतरीन का सिला तुम्हारे लिए रखा हुआ है। बट द थिंग इज डैट हम इसमें से पहले वाले में नहीं उतरते। इवन जब हम दुआ मांग रहे होते हैं ना पेपर पास होने की, वो भी हमें पता कि अल्लाह ये मौजज़ा मांग रहा हूँ, तेरे से होना मेरा भी कोई नहीं है। आप बारगेन कर रहे होते हैं, हम कहते अल्लाह बैठ के अल्लाह से अल्लाह 5 नमाज़ें पढ़ूंगा और अगले 1 माह प्रॉपर तहज्जुदें पढ़ूंगा, पेपर कर दे मेरा, पास कर दे। ये प्रॉपर निगोसिएशन चल रही होती है अल्लाह पाक से कि ये कर दें। और हमें पता होता है कि यार करतूतें जो हैं 50 वाली भी नहीं है, फिर हम किसका वेट कर रहे हैं, मेरी कल्स का कर रहे हैं। ये एक की बात नहीं है, अब सबको लग रहा है ये मेरी बात हो रही है, आपकी बात नहीं हो रही।
ये सबकी बात हो रही है, बिकॉज मेजोरिटी जो है वो यही फॉल कर रहे होते हैं। तो आपको किसी भी सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट छोड़ें, लाइफ में भी किसी चीज़ के पीछे जाना है, कामयाब होना है, तो आपको उसकी ड्यू एफर्ट करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो नहीं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जाना था लास्ट ईयर ट्रैकिंग करने बर्फ़बारी में, तो मैं पहुंच गया। अब मुझे सब ने मना किया, नहीं नहीं जाओ जाओ, नहीं ना जाओ ना जाओ, मैं चला गया। अब वहाँ हुआ फील किया यार मेरी फिजिकल हेल्थ इस काबिल नहीं है कि मैं जा सकूँ, पर लैंड स्लाइडिंग भी हो गई है और मैं आकर दोस्तों को कह रहा हूँ यार तकदीर में लिखा नहीं, इस दफ़ा नसीब में नहीं था। मुझे कहता भाई कौन सा नसीब तेरा, अगर तू फिट होता तो चला जाता। मैं कहा हाँ बात तूने ठीक की है, लेकिन मैंने कोई 3 माना तमाम दोस्तों का, भाई मेरे नसीब में नहीं था कि इस दफ़ा बर्फ़बारी में मैं ट्रैकिंग कर सकूँ। वो नसीब नहीं, मेरी अपनी करतूत थी। क्यों? बिकॉज मैं अपना 100% दे के नहीं गया था। अब ये चीज़ आपने अपनी लाइफ में लेके आनी है कि लाइफ में कोई चीज़ है, करनी है नहीं करनी, या आपके लिए राइट है कि नहीं राइट, या रॉन्ग है, वट एवर जो भी है, फर्स्ट गिव योर 100%। आप किसी भी पेपर में फेल हुए हैं, ओपन योर पेपर, देखें क्या रीज़न सी, आपको जवाब मिल जाएगा पता कि आपकी लास्ट अटैम्प्ट में जब ये रिसेंट गुजरी है इसमें रीज़न ऑफ फेलियर क्या था। अगर आपको नहीं लगता ना पता, फिर आप मेरे पास है, मैं बताता हूँ, फिर मैं इस पेपर को ओपन कर लूँगा। ये चीज़ आती थी, नहीं आती थी, ये एडजस्टमेंट पड़ी थी, नहीं ये भी नहीं पड़ी थी। तो ये एक प्रॉब्लम चीज़ें हैं जो आपको इस अटैम्प्ट में ओवरकम करनी पड़ेंगी। गिव योर 100%, बिकॉज अल्लाह ताला कहता है कि मैं किसी की एफ़र्ट्स को रायगा नहीं आने देता, बट एफ़र्ट्स तो हों। हमारी एफ़र्ट्स के आखिरी महीने बैठ के 12-12 घंटे पढ़ के या अल्लाह पेपर निकाल दे। भाई आप खुद सोचें, अल्लाह ताला का इंसाफ जो है वो सबसे मुनसिफाना है, उसमें कभी भी जुल्म नहीं हो सकता। 2 बच्चे आई कैप के हॉल में बैठे हुए पेपर कर रहे हैं। एक वो बच्चा जिसने पूरा सेशन पढ़ा, कोई क्लास नहीं छोड़ी, हर चीज़ की, वो पेपर करने बैठा हुआ है। एक वो बच्चा है जिसने आखिरी महीने में कुछ पढ़ा, कुछ टॉपिक मिसिंग है, कभी ज़िंदगी में टेस्ट नहीं दिया, वो भी बैठा हुआ है। दोनों पेपर करके आए हैं, दोनों आकर दुआ मांगेंगे अल्लाह पेपर पास कर दें। खुद बताएं ज़्यादा पास होने के चांसेस या दुआ के किसके होंगे? क्यों? क्योंकि उसकी ड्यू एफर्ट्स होंगी। वो जब दुआ मांग रहा है ना, दुआ के पीछे उसका एक प्रॉपर एफर्ट्स चली होंगी, फिर उसको दुआ कबूल, उसको पता हो भी जानी है। सेकंड बंदा क्या मांग रहा है? मुआवजा और मिरेकल्स तो होते नहीं जो हमारी करतूतें पाकिस्तानियों में ख़ास तौर के ऊपर। तो ये एक फैक्ट है हर चीज़ में कि आपको अपनी एफर्ट्स पूरी करनी पड़ेंगी। और भाई ये नहीं कह रहा कि आपने सब कुछ छोड़ दें, संन्यास ले लें, निकले चिल्लों के ऊपर। ये है आपका फ्रेमवर्क, इतने घंटे पढ़ने, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना होता। मैं इस पेपर की बात करूं FAR 1 की, ये एक जितना बड़ा जिन बनाया हुआ है। लास्ट टाइम मैंने न्यू ईयर पेपर के ऊपर अपना स्मार्ट बैच रिकॉर्ड किया, मैंने उसको पब्लिकली फ्री कर दिया। हर चैप्टर के पास पेपर 5 सवाल थे और सारे कंटेंट विद पास पेपर मिला के 47 और का था, और वो टोटली फ्री था। उसकी वजह से तकरीबन 100 बच्चा पास हुआ है। उनके मैसेज के वो कसम खाते हैं कि हमें ये चीज़ें नहीं आती थी, हमने किया, निकल गया। अब NPO उसमें विद पास पेपर 2 घंटे का था, EPS विद पास पेपर 3 घंटे का था, हुआ। तो भाई मसला ये है कि ये चैप्टर, ये टेबल, ये इतना लंबा ये किताब नहीं है, ये 47 घंटे में पढ़ के बच्चों ने पास की है। तो आपके पास तो प्रॉपर टाइम है, ड्यू टाइम है, तो ड्यू टाइम को जो है वो यूटिलाइज़ करना है आपने, ये पेपर को पास करना है। ये इसके अलावा जो भी हैं वट एवर, इन जो भी बातें बता रहे हैं उनको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करें। पढ़ना आपको आता है, आप में से कोई ऐसा नहीं है जिसको डेबिट का नहीं पता। अगर आपको डेबिट का पता है ना, आपको क्रेडिट का पता है, आपको अकाउंटिंग एंट्री पास करनी आ गई है, तो ये पेपर पास करना मुश्किल ही नहीं है। अगर आपको डेबिट क्रेडिट का नहीं पता, आप एसेट इंक्रीज करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, लायबिलिटी डिक्रीज होती है, क्रेडिट कर देते हैं, फिर तो मसला है। अगर आपको बेसिक डेबिट क्रेडिट आ रहा है तो वाई ये पेपर क्यों फेल हो रहा है? तो मसला अब ये नहीं कि आपको आता नहीं, मसला ये है कि आपको ये नहीं करना आता। ये जब आप आई कैप में गए हैं, आपने 1 महीना पढ़ा है, 4 माह पढ़ा, 1 साल से पढ़ रहे हो, 2 साल से पढ़ रहे हो, उसने नहीं देखना अच्छा ये तो पेपर भाई साहब लास्ट टाइम भी आए थे फिर से आ गए हैं। उसने आपको सिर्फ 3 घंटे 15 मिनट के इससे जज करना है। इसकी तैयारी कितनी की थी? 4 माह पढ़ के गए हो, आखिरी माह पढ़ के गए हो, 1.5 माह पढ़ के गए हो, इसकी तैयारी कितनी की थी बताओ? कोई तैयारी की थी इसकी? कोई 3 घंटे 15 मिनट लिखना सीखा था? अब मैं आपको बताऊँ सबसे बड़ी मसला होता कि हमारे साथ, हम जब टॉपिक तैयार करते हैं ना, हम कैश फ्लो करने बैठे हैं, हम 1 घंटा बैठेंगे, 2 घंटे बैठेंगे, कैश फ्लो के सवाल करते रहेंगे, मज़ा आता रहेगा। लेकिन भाई कैश फ्लो के साथ अगर आपका PP का सवाल भी एक आ गया, अब PP पर कैश फ्लो करके दिखाओ होते हैं,
तो टॉपिक वाइज से बड़ा मज़ा आता है, लेकिन इकट्ठे 7-8 सवाल करना हर चैप्टर के देखे थे, तो ये सबके सेकंड वर्स्ट बड़ी रीज़न है कि आपने 3 घंटे 15 मिनट की तैयारी कब की थी। ये कुछ रीज़न्स हैं आपके फेलियर की। आई गेस आपको पता चल गया होगा कि रीज़न्स क्या हैं, आपका पेपर क्यों फेल हुआ है। बिकॉज अगर मैं सब्जेक्ट के ऊपर आऊँगा, इसकी डिटेल डिस्कस करूँगा, वो तो आपको ज़्यादा पता है मेरे से, वो तो ज़्यादा बड़े मेरे से प्रो हैं। अभी रिसेंट पढ़ के आए हैं कि जिसका सिलेबस जो है इसके 3 ग्रेड्स हैं। पहले ग्रेड में 35 से 45 नंबर का आएगा, दूसरे ग्रेड में 20 से 30 नंबर का आएगा, तीसरे ग्रेड 30 से 40 मार्क्स का आएगा। ये आपका ग्रेड है, ये आपका पेपर है। आई कैप ने इसको फॉलो किया होता है, वो कभी भी अपना ग्रेड जो है वो बाईपास नहीं करता। आप सबको चैप्टर्स बाय चैप्टर्स के नाम याद होंगे कि कुछ चैप्टर का नाम क्या है, वो मैं डिस्कस क्यों करूं, आपको ज़्यादा अच्छा पता है, पढ़ के आए हैं। मैंने डिस्कस सिर्फ ये करना था कि भाई पेपर जो है वो आपका पास अगर करना है ना, तो पेपर से ज़्यादा थोड़ा सा अपने आप में चेंज लेके आना है, थोड़ा सा आपने अपना एटीट्यूड जो है टूवर्ड स्टडी वो चेंज करना है। मैं फिर कहता हूँ कि आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, आपको रोज़ पढ़ना है, कंसिस्टेंसी चाहिए, रेगुलरिटी चाहिए, क्वांटम इंक्रीज़ नहीं करना, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस करना है। मैं आपको अभी भी बताता हूँ, इवन यू नो बेटर, कि हर चैप्टर में कितने ऐसे एरियाज़ हैं जो अभी तक आई कैप में टेस्ट नहीं हुए। कितने हैं बताएं ज़रा अभी तक। एनपीओ क्या उसने प्रॉपर टेस्ट किए, आप लोग तो पढ़ के आए होंगे। फंड अकाउंटिंग्स और ये रिसीवेबल्स कब टेस्ट किया उसने। कैश फ्लो में कितनी चीज़ें जो उसने टेस्ट नहीं की। कैश फ्लो में गवर्नमेंट ग्रांट कहाँ टेस्ट हुई हैं, कैश फ्लो में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहाँ टेस्ट हुई हैं अभी तक, कहाँ पे है। पीपीई में कुछ पीपी जो फिर भी कहते हैं है या नहीं, लेकिन पीपीई के सवाल जब मत जो कहते हैं कहाँ टेस्ट किए हैं। ईपीएस में कितना कुछ, कितने कंसेप्ट हैं जो उसने अभी तक अपने टेस्ट नहीं किए हुए। तो एज ऑफ नाउ देयर आर मैनी कंसेप्ट जो आई कैप में अभी तक टेस्टेड ही नहीं है। तो आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हम सवाल कर रहे हैं उन चीज़ों के जो पेपर में आ चुके हुए, जो पेपर में नहीं आई उन पे हमने क्या करना है, काम करना है। तो सब्जेक्ट पे मैं इतना ही जाऊँगा। ये आपके सामने स्टैट्स हैं, स्प्रिंग 22 से लेके ऑटम 24 तक। अल्हम्दुलिल्लाह जितना कंसिस्टेंट ये, इतनी तो दुनिया में कोई कंसिस्टेंट चीज़ है ही नहीं। इससे पहले जब F1 था बड़ा इनकन्सिस्टेंट सा पेपर था। मतलब आप देखें स्प्रिंग 18 में 43, फिर 57, ये पेपर में 57% रिजल्ट आया था। अब 2 अटैम्प्ट ला के 57 नहीं बनता, 28 + 28 46 बनते हैं। तो 2 अटैम्प्ट के मिलाओ 57 नहीं बनता, वहाँ पे एक अटैम्प्ट में 57, 29, 39, 51, 31, 40, 31। और अब देखें लाल वाला क्या हालात चल रहे हैं। 23%, 25%, 22%, 27%, और ये दोनों 28% आ रहे हैं। इसमें तो कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं आई, 1% की भी नहीं आई। तो ये हालात हैं आपके पेपर के R1 के। तो ये जितना ये गंदा पेपर है ना, इसके कंपैरिजन में F2 उतना अच्छा जा रहा है। वो 40s में, 48, 47 में जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि जब बच्चे को ना R2 का लगता है पता भाई मैंने पढ़ना कैसे है, R1 में उसको अकल नहीं आ रही होती कि मैंने पढ़ना कैसे है, किस तरह नहीं है, और वो पूछता भी नहीं है। अभी पेपर आप सारे फिल करके आए हुए हैं, तो आप लोग ना नहीं पूछेंगे कि जी मुझे क्यों निकाला, या पूछेंगे तो किससे पूछेंगे, जाके वो कोई जो सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं फजूल से, वहाँ जा कोई एनोनिमस आके कमेंट कर रहा होगा। इवन जो आपको रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे उनके खुद पीआरसी फेल हुई होती है। ये आपको ही पता है, ये मुझे ही पता है, ये है कि नहीं। एज ऑफ नाउ वो जो पैरेलल एक वर्ल्ड चल रहा है वहाँ पे क्या हो रहा है। तो जो असल इंसान है जिसने बताना है, जिसने आपको फेल किया, कभी उसको तो पूछो भाई मुझे क्यों निकाल रहा है, व्हाट आर द रीजंस ऑफ माई फेलियर। और एक आपको तो चाहिए आप जिस अटैम्प्ट में जा रहे हैं, जिस सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं, बिफोर गोइंग एग्जाम आखिरी महीने में एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ें कि लास्ट टाइम में ये गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को लिस्ट डाउन कर लें कि मैंने ये नहीं करनी। अभी जो उसने बातें बताई हैं, अभी चूंकि ऑटम 24 के नहीं आए वरना बताता, इसे जो बातें बताई ना स्प्रिंग 24 के लिए, आप सारी करके गए होंगे, आप सब ने ये हरकतें की हैं, तो पेपर में फेल हुआ है। 28% रिजल्ट था। कहता है जी बड़े, ये तो टोंट मारा है बकायदा, सार्केस्टिक हो गया हुआ एग्जामिनर कि द करंट रिजल्ट ऑफ 28% अलाइंस क्लोजली विद द प्रीवियस रिजल्ट ऑफ 27, कि भाई उतना ही है। द एवरेज रिजल्ट ऑफ द लास्ट 5 सेशन विच वॉज 26%, और कितना है 26 5 सेशन का। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट दैट 23% ऑफ द एग्जामिनर्स ऑब्टेन लेस देन 20 मार्क्स। इस अटैम्प्ट में तकरीबन 9,10,000 बच्चा अपेयर हुआ था। चले अब हार्डली मुझे याद नहीं नंबर, एज इट इज़ आप एज्यूम कर लें 9,000 बच्चा, राउंड चलते हैं 9,700 समथिंग था, ये मुझे पता है। हम एज्यूम करते हैं बच्चा 9,000 था। इस 9,000 बच्चे में से
23% बच्चा ऐसा जिसके 20 से भी कम नंबर आए हैं। ये आपकी दफ़ा भी इतने ही होने हैं। कितना बनता है ज़रा निकालें, 9000 का 23% कितना बनेगा, तकरीबन 2000 समथिंग। ये वो बच्चे हैं जिनके 20 से भी कम नंबर आए हैं। अब ये क्यों पेपर देने गए, सवाल तो ये है। कहता है जी इंडिकेटिंग दैट दे अपेयर्ड इन द एग्जामिनेशन विदाउट इवन स्टडिंग द बेसिक्स ऑफ सब्जेक्ट। और ये 2000 बच्चा मार्केट में बैठा हुआ है, ये आपके सोशल मीडिया ग्रुप्स में बैठा हुआ है। इनका सिर्फ काम एक ही है, नेगेटिविटी स्प्रेड करना, जो कर रहे होते हैं। ये जो मुंह उठा के चला गया आई कैप में पेपर देने, क्या पेपर पास होगा। और ये तादाद होती ना 100 बच्चों की, चलो आई कैप ज़ालम है, 200 होती ज़ालम आई कैप है, 300 होती, 1000 होती आई कैप बड़ा ज़ालम है। 23% 2000 बच्चा, ये स्प्रिंग 24 में इनके हालात है। फिर कहते हैं रफली 1/3 ऑफ द एग्जामिनीज टेकिंग दिस एग्जामिनेशन हैव बीन ग्रांटेड एग्जेम्पशन फ्रॉम द ITA एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांजिशन ऑफ द न्यू स्कीम। Not only the pass rate of these exempted examiners is considerably lower than the of other examiners। किस 9,000 में से 130,000 बच्चे ऐसे थे जिनका ITA एग्जाम था, वो आज भी सफ़र कर रहे हैं। तो जिनका ITA एग्जाम नहीं बेचारे, अच्छा उनका ITA एग्जाम था, पहली अटैम्प्ट लग गई, ओके, उनकी 5-5 अटैम्प्टें हो गई, स्टिल स्ट्रगल कर रहे हैं। तो भाई कोई 2-3 माह लगा के अपने ITA कंसेप्ट सीधे कर लेते, पर स्टिल क्या कर रहे हुए हैं, लगे हुए हैं रैट रेस में, अपनी गलती को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। देन कहते हैं द परफॉर्मेंस ऑफ द एग्जामिनीज डिस्प्लेड नोटेबल डिस्पैरिटीज अमंग द आंसर स्क्रिप्ट अमंग ऑल पेपर। द हाईएस्ट नंबर ऑफ एग्जामिनीज अचीव मोर देन 80 मार्क्स इन दिस पेपर। हाईएस्ट नंबर जो है 80 से अबव थे, इवन हाईएस्ट जो है वो 97 थे। इतने में 2 पास हो जाते हैं आप जैसे, जिसने 1 लेके बैठा 97। अभी जिनका बच्चा तो नहीं है, इंसान ही होगा। आई गेस ये फीमेल स्टूडेंट्स इस अटैम्प्ट में। However, it is noteworthy that 26, 34, 25 and 29% of examiners did not secure any marks in question 2, 3, 4 and 5 respectively. Question number 2, question number 3, question number 4 and question number 5, ये जो 4 सवाल है, इसमें कहता है 26%, 34%, 25% एंड 29%, इन बच्चों का 1 नंबर भी नहीं आया। ये फिर उसने जाके क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डिटेल में बताया कि भाई ये गलतियां कर रही हैं। पढ़ के गए थे आप लोग एग्जामिनर कमेंट्स, भाई इसे पढ़ के जाया करो ख़ास तौर पर। चलें, शायद एग्जामिनर जज्बाती हो गया, मैं आपसे एक और अटैम्प्ट डिस्कस करता हूँ, डैट इज़ ऑटम 23। अभी आएंगे ना ऑटम 24 के, जिस जगह मैं क्लास में डिस्कस करूँगा और आप लोगों को कहूँगा अपने पेपर लेके आओ जो घर में पड़े हुए हैं, जिस पर लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ तो लिखा होगा, ताकि आपकी वो याद ताज़ा हो कि भाई हमने पेपर में ये किया था। 27% है, 8 सवाल आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 15%, क्वेश्चन नंबर 2 26, क्वेश्चन नंबर 3 24, क्वेश्चन नंबर 4 55, 5 30। आप एक चीज़ नोट करेंगे ना, ओवर द टाइम स्प्रिंग 22 से लेके अभी तक जो सेक्शन ए बच्चों से होता ही नहीं है, सेक्शन बी में फिर भी मार्क्स निकाले जा रहे हैं, सेक्शन ए बच्चों से हो ही नहीं रहा। इंक्लूसिव ऑफ एमसीक्यूज होने के बावजूद सबसे वर्स्ट अटेम्प्टेड सेक्शन है यही। जैसे अभी आपके सामने पेपर है, इस पेपर में क्वेश्चन 1 भी बच्चों से नहीं हुआ होना, क्वेश्चन नंबर 2 में भी इनके पंगे लगे होने हैं, 3 और 4 तो आपके सामने है कि कितना बुरा है, तो आपको भी नहीं आता। तो द थिंग इज दैट कि सेक्शन नंबर ए जो है स्टिल वर्स्ट अटेम्प्टेड एरिया चाह रहा है। बच्चों को ये नहीं पता कि भाई वो जो 20 नंबर के सवाल तैयार कर रहे हो ये तो पहले कर लो, वो 20 नंबर के या 25 नंबर के या 18 नंबर के वो 3 सवाल आने हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 40-45 मार्क्स के, और 50-60 तो निकालो यहाँ सेक्शन ए से, वो हम निकाल ही नहीं रहे। अब ये मैनी एग्जामिनर कह रहा है, फिर कहते हैं द करंट रिजल्ट ऑफ 27% क्लोजली अलाइंस विद द प्रीवियस रिजल्ट ऑफ 22%। सही टोंट मार रहा है कि भाई इतना ही है, तुम्हारी औकात से ऊपर नहीं जा रही। और 5 का है 26%। अब आते हैं रफली हाफ ऑफ द एग्जामिनर्स टेकिंग दिस एग्जामिनेशन हैव बीन ग्रांटेड एग्जामिनेशंस फ्रॉम ITA। इनका तो बड़ा ही करा गया, वो फिर बता रहा है हाफ। फिर इस अटैम्प्ट में R1 के पेपर में अभी तक अबव 9000 बच्चा ही अपेयर हुआ है, तो हाफ देखने कितना होगा, 4550। कहते द परफॉर्मेंस ऑफ एग्जामिनीज डिस्प्लेड नोटेबल डिस्पैरिटीज अमंग द आंसर स्क्रिप्ट। द कंसिडरेबल नंबर ऑफ एग्जामिनीज अचीव एक्सेप्शनल स्कोर्स अटेनिंग मार्क्स इन द 80s और इवन हाई एज 98, 97, 98। तो ये भी इंसान के बच्चे हैं। However, it is important to highlight that 19% of examinees obtain 20 marks or less। यहाँ पे कितने हैं 23%, यहाँ कितने हैं 19%। अब इसमें कसूर इसका तो नहीं है, बट बच्चे स्टिल वही गलतियाँ कर रहे हैं, वही जा रहे हैं।
फिर वो कहता है जी सिलेक्टिव स्टडी वॉज एविडेंट एज अ कैंडिडेट सक्सेसफुली गार्नर्ड हायर मार्क्स इन 3 to 4 क्वेश्चन, कि 3-4 सवालों में अच्छे सवाल मार्क्स आ जाते हैं, बाकी में उनके पासिंग मार्क्स नहीं आते। अब आपके साथ सवाल करता हूँ, IAS 16 सबको आता है, टिका के करते हैं, लेकिन आपको NPO नहीं आता। आप सबको इम्पेयरमेंट लॉस तो आता है, लेकिन आप लोगों को EPS नहीं आता। आप लोग जाके बड़ी मदद से बोरिंग कोर्स तो कर लेते हैं, लेकिन आप लोगों को IAS 8 और एरर्स नहीं आते। तो ये वो खुद कह रहा है, तो ये आप लोगों को ही पता है, आप लोग अभी पेपर दे के आए हैं, आपको अपनी परफॉर्मेंस का पता है कि आपको IAS 16 बड़ा अच्छा आता था, आपको IAS 40 बड़ा अच्छा आता था, 23 बड़ा अच्छा आता था, 26 बड़ा अच्छा आता था, इवन गवर्नमेंट ग्रांट भी आपको याद था, ये अच्छे याद थे। इसमें तो आपको एक, क्या मैं कहता हूँ चैलेंज ही नहीं कर सकता, बट पेपर में सिर्फ 40 नंबर के आए थे। क्या बाकी 60 तैयार था? क्या आपको आता था एरर? क्या आपको IAS 8 का पता था? क्या आपको NPO आता था? क्या आपका कैश फ्लो इतना अच्छा तैयार था? क्या आपको कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क तैयार था? नहीं सर, ये तो इतने अच्छे तैयार नहीं थे। ये एक नहीं है, दो नहीं है, ये हज़ारों बच्चे ये कहेगा आपको। तो भाई जब आपको खुद पता है कि आपकी तैयारी ही इस तरह पोलराइज थी, तो हाउ यू कैन लाइक इमेजिन इवन कि वो सिर्फ NCA का एरिया करके पेपर पास हो जाएगा। आपने जो ड्यू टाइम, जो ड्यू एफर्ट्स IAS 16 पे लगाई थी, उसका आधा भी आपने अगर लगाया हो ना एरर्स के ऊपर, वो फिंगर टिप्स पे हो। जो ड्यू टाइम, जो ड्यू एफर्ट्स आप लगाते हैं बोरिंग कॉस्ट के ऊपर, उसकी 20% भी लगाना रेशोज़ के ऊपर, वो सीधी हो जाए आपकी। बट हम नहीं करते ये आपको ही पता, आप करके आए हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये एग्जामिनर भाई साहब कह रहे हैं। मैं कहता, आप कहते जी मैं तो कर रहा हूँ, बट मैं इसलिए वो बंदा लेके जो आपको फेल करता है। ये बंदा इज़ द ओनली पर्सन हु कैन आंसर यू, एंड द सेकंड इज़ ओनली यू, जिसको पता मैं फेल क्यों हूँ। तो दोनों को मैच करने का झूठ बोल रहा है वो। अब एक और लास्ट अटेम्प्ट है स्प्रिंग 23 की, 22% रिजल्ट है। कहता है जी फेयरली कंसिस्टेंट, चेक करें इसके वर्ड्स के, मतलब जख्मों पे नरम नमक तो हो, लेकिन वो पता है क्या कुछ डाल रहा है, मिर्चें और विनीगर सब कुछ डाल रहा है। क्या द रिजल्ट ऑफ 22% इज फेयरली कंसिस्टेंट विद द प्रीवियस रिजल्ट ऑफ 25%। And the average of last 3 session is which is 26%. Okay, about 2/3 of examinees, जिसमें ज़्यादा थी उनका IT एग्जाम था, उनको तो बेड़े कर रखे हैं। फिर कहते हैं the performance of the examiners varied significantly across the answer script, with the some scoring well, receiving 80 marks or even as high as 93। अब देखें 93, अगले टाइम में 98, फिर 97 तक का टॉप हो रहा है। भाई बच्चे तो पढ़ने वाले आ गए हैं मार्केट में। However, it is worth noting that 18% of the examiners secured 20 or few marks। अब ये 18%, 19%, 20% मतलब है भाई मार्केट में एज ऑफ नो कोई 2500, 3000 बच्चा है ऐसा जिसके कितने नंबर आ रहे हैं, 20 से कम आ रहे हैं। अब जिसके नंबर 20 से कम आए हैं, ये फिर पेपर देगा, फिर फेल होगा, फिर देगा, फिर फेल होगा, और एंड पे जाके कोई इनफ या सफिशिएंट बन के सफिशिएंट गालियाँ निकाल रहा होगा माम को, आई क्या फेल करता है, ये करता है, वो करता है। तो प्रॉब्लम लाइज कहाँ पे कर रही है? स्टूडेंट्स में कर रही है। ये तादाद 100-150 की नहीं है, ये हज़ारों की तादाद है, 2-3 हज़ार की। फिर कहते हैं सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली नोटेड इश्यूज़ और a lack of practice, poor presentation skill, this could be attributed to fact for many examiners as it was their first paper based exam। उन्हें पता ही नहीं होता कि भाई पेपर बेस्ड एग्ज़ाम क्या करता है। तो ये कुछ बातें हैं, आगे तो और भी हैं, उसने बहुत जलील किया हुआ स्प्रिंग 22 वगैरह में, वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा, बट ये कुछ चीज़ें हैं जो एग्जामिनर के अगर आप देखेंगे, अगर आप इनको ओवरकम कर लेंगे, आपका पेपर कोई भी हो पास हो जाएगा। सबसे पहले ICAP से पूछो कि मांगता क्या है। एग्जामिनर कुछ कहता है, हम लिखते कुछ हैं, हमें पता ही नहीं होता। सिलेक्टिव स्टडी है तो आप R1 में तो करते ही करते सिलेक्टिव स्टडी है। NCA बड़ा अच्छा तैयार होगा, उतना ही बुरा तैयार होगा आपका बाकी एरिया। ग्रेड A तो आता ही नहीं है आवाम को, साफ सीधी बात है। ग्रेड A में जिसमें आपके एरर्स हैं, EPO, NPO है, कैश फ्लो है, उसमें आवाम को पता ही नहीं है, और उसमें से 25 से 35 नंबर का पुराना ही आना होता है। तो ये है। पर टाइम मैनेजमेंट पेपर पूरा होता ही नहीं है, अभी आप लोग बता रहे थे। उसकी रीज़न है भाई, पेपर पूरा तब होगा ना जब एक दिन बैठ के इकट्ठे 8 सवाल किए होंगे। एक दिन बैठते हैं, 5 सवाल करते हैं एक चैप्टर के, फ़ायदा कोई 8 मुख्तलिफ सवाल करो 3 घंटे में, तब तो टाइम मैनेजमेंट सीखोगे। वो हमने सीखी नहीं होती, उसका हमें आइडिया नहीं होता। फिर है रिलाइंग ऑन पास्ट पेपर। मैं आपसे एक वीडियो शेयर करूँगा एग्जामिनर कमेंट्स की, उस पर उसने बड़ा अच्छा ना लताड़ा है, जिससे कहते हैं ना रगड़ना,
कि बच्चे समझते हैं कि हमें पास पेपर, वो R2 की वीडियो है, वो आपके लिए रेलेवेंट है, कि हमें सिर्फ पास पेपर आते हैं, पेपर पास हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कह रहा है कि बाकायदा पास पेपर सिर्फ आपका एक प्रैक्टिस मटेरियल है। आप टॉपिक पढ़ें, आप प्रैक्टिस करें कि हाँ इस तरह का सवाल हो जाएगा, बट सोलली रिलाइंग ऑन पास पेपर लेट्स टू यू फेलियर। बिकॉज वो खुद कहता है कि पास पेपर में ऐसे बहुत से एरियाज़, बहुत से कंसेप्ट हैं जो हमने टेस्ट किए ही नहीं है। तो आपको ओवर एंड अबव अदर देन पास पेपर जो है वो जाना पड़ेगा। ये फैक्ट है। आपके सामने ये सवाल है, आप जब जाएंगे ना मार्च 25 में, आपको पेपर ऐसा भी नहीं आना, वो और चेंज आएगा। तो भाई पास पेपर पे नहीं, आपको कंसेप्ट्स पे काम करना पड़ेगा। आपको पता है कि एक चैप्टर में अगर 8 कंसेप्ट्स हैं, आपके उन 8 कंसेप्ट्स के नोट्स होने चाहिए। आपको पता है इम्पेयरमेंट करते हुए रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट 2 तरह की होनी है, एट कॉस्ट मॉडल, एट रिवैल्यूएशन मॉडल। उसमें 5 बातें हैं, 5 बातें कहीं लिखी होनी चाहिए। आपको कंसेप्ट्स पे खेलना है, ना कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे। 150 सवाल करके फेल हो जाते हैं, अगले बंदे 5 करके पास हुए होते हैं। बिकॉज क्यों? उनके कंसेप्ट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो यू हैव टू वर्क ऑन योर कंसेप्ट्स, नॉट ऑन योर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते कौन से हैं जी? हमने IAS 16 के 16 सवाल किए हैं। कौन से किए हैं? शहजाद टेक्सटाइल मिल, स्पटनिक कर लिया, इस तरह का सवाल कर लिए। अब तो उसका सवाल आते ही नहीं है। एक और बात है कि स्प्रिंग 22 से जो पहले के पेपर हैं वो तो रेलेवेंट ही नहीं हमारे लिए रह गए हुए। अब आप स्प्रिंग 22 का पेपर पकड़ें, स्प्रिंग 22, ऑटम 22, स्प्रिंग 23, ऑटम 23, 24 के पेपर पकड़ के देखें इनके पेपर्स कैसे हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, और जो आप प्रैक्टिस करके आते हैं वो कैसे हैं। वो तो बड़े बेसिक सवाल है, वो बड़ा मज़ा तरीज। पियानो लिमिटेड मेरे से हो गया है, ऑर्चिड लिमिटेड हो गया है, तो यहाँ पे सवाल आपका आया है कौन सा? खानगढ़ लिमिटेड पेपर उड़ा कर रखिए। क्यों? हड़प्पा लिमिटेड बड़ा मज़ा आता जी, हड़प्पा लिमिटेड कर लिया वो बल्ले बल्ले। इसमें क्या हुआ? ये सिर्फ इसमें कुल मिला के 6 एडजस्टमेंट हैं इस सवाल में, आखिरी क्वेश्चन में 16 मार्क्स हैं। क्यों भाई? आई कैप के सवालों को समझो। आप सवाल करो 2016 के, ये 2025 है। अब आप सवाल करें 18 का, ये 25 है। आपके ख्याल से हर चीज़ इवॉल्व हो गई है। क्या आई कैप का एग्जामिनर इवॉल्व नहीं हुआ? क्या उसका टेस्टिंग लेवल इवॉल्व नहीं हुआ? क्या आज भी वो वही प्रैक्टिस पूछेगा आपसे जो 16 में थी, 18 में थी? हम वो करके बड़े खुश होते हैं, हमें पता नहीं है कि हमसे होनी क्या आगे जाके। तो आपको इनके लिए तैयार होना है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपको कंसेप्ट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। आप जब चैप्टर पढ़ें अकाउंटिंग का, आपके नोट्स में कंसेप्ट्स हों। रजिस्टर जी 100 सवाल किए हैं, फ़ायदा क्या? हाँ, आपके अगर कंसेप्ट्स बने हुए हैं, नोट्स बने हुए हैं, समरीज बनी हुई हैं, वो आपके लिए जो है बड़ी क्या होनी है, बेनिफिशियल होनी है। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो आपने क्या रखनी है, अपने माइंड में रखनी है। आई गेस इनफ जो है वो मैंने आपको बता दी है कि ये चीज़ आप याद रखनी है कि सिलेक्टिव स्टडी कभी नहीं करनी। एटलीस्ट उसका 1 घंटा पढ़ना है, एटलीस्ट 1 घंटा पढ़ना है। जो मर्ज़ी हो जाए। देखिए मैं एक साफ सीधी बात बताऊँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सारे लोग झूठ बोलते हैं जी हमें मोटिवेशन चाहिए, व्हाटएवर जो भी है। मोटिवेशन से कभी भी कोई चीज़ नहीं होती। ये ना आजकल जबकि ये सोशल मीडिया आया है और ये जो स्पीकर्स आ गए हैं कासिम अली खान टाइप और संदीप महेश्वरी चूरन बेचने के लिए लेक्चर्स के, जी मोटिवेशनल स्पीकर। मोटिवेशन एग्जिस्ट नहीं करती। मोटिवेशन का मतलब क्या है? अगर आप देखें तो मोटिवेशन का मतलब है कि अगर आप ग्राफ की बात करेंगे तो आप कभी 0 पे स्टैंड कर रहे हैं, आपको किसी ने कोई बात यहाँ पे स्टैंड करें, किसी ने बात कही, आप ऊपर हो गए, किसी ने और मोटिवेट किया और ऊपर चले गए, दिल नहीं किया आप नीचे आ गए, दिल और नहीं किया और नीचे हो गए, फिर किसी ने मोटिवेट किया। तो कुछ आपके ना इस तरह से ग्राफ बन रहे होते हैं, कभी नीचे कभी ऊपर कभी ये। आपकी मंजिल यहाँ पे है, भाई पहुँच के दिखाओ मुझे यहाँ पे, पहुँच पाओगे? कभी नहीं पहुँच पाओगे। मोटिवेशन नहीं चाहिए, यू नीड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है कि आपको हर रोज़ जो है वो एक चीज़ अचीव करनी है। आपका ग्राफ ये बंदा डिसिप्लिन का। अल्टीमेटली आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आप सूनर और लेटर अपना गोल अचीव कर लेंगे। डिसिप्लिन नीड्स, आपको डिसिप्लिन चाहिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन? आंधी है, तूफान है, ज़लज़ला है, बीमार हो गए हो, व्हाटएवर जो भी है, आपको ने कह दिया कि यार मैंने 8 से लेके 9:30 तक रखा है R1 का, अब जो मर्ज़ी हो जाए करना है।
वर्ल्ड कप का मैच लगा है इंडिया पाकिस्तान का, बाबर आजम जो है उसने 30 गेंदों पे 100 कर ली है, करता रहे, 8 बज गए हैं, छोड़ दो, उसने करना नहीं है और आपसे होना नहीं, इसलिए मैंने एग्जांपल ही वही दी है, ना वो कर पाएगा ना आपसे ये हो पाएगा। बट ये डिसिप्लिन है, आप डिसिप्लिन हैं, आप फेल नहीं हो सकते। तो मोटिवेशन इज़ नॉट द थिंग जो वर्क करेगी, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में भाई बीमार हूँ, स्टिल काम करना है, करना पड़ेगा, ये डिसिप्लिन है। मोटिवेशन में क्या है, जो दिल नहीं करा तो नहीं किया, कर लिया तो कर लिया, और दिल करते करते हफ्ता ज़ाया हो गया तो फिर क्या करेंगे। अब डिसिप्लिन इस्लाम में सिखाया, कभी आप जो नमाज है फजर की वो इशा में पढ़ सकते हैं, मगरिब को मुझे पढ़ के दिखाएं ज़ोहर के टाइम पढ़ सकते हैं, क्यों? आपको डिसिप्लिन किया गया है कि भाई डिसिप्लिन यही है कि व्हेन इट्स फजर तो फजर ही पढ़नी है, अगर इशा है तो इशा ही पढ़नी है, ये बता दी है। तो अपने रूटीन्स को नमाज़ों में डिवाइड कर लो, सिंपल सी बात है, आपके पास आ जाएगा। तो आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आप डिसिप्लिन हो जाएं पेपर पास। तो फौजी सही होते हैं वैसे थोड़े थोड़े ना कहीं कहीं जगह पे, कि वो कहते हैं कि डिसिप्लिन इंसान ही कामयाब होता है, और ये फैक्ट है। आपको रूटीन डेवलप करनी पड़ेगी। इवन दो मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कोई इकट्ठे बैठ के पढ़ना नहीं चाहिए। आपके 3 सब्जेक्ट है जी, आप बैठ गए हैं, घड़ी का टाइम लगा लिया, 5 घंटे पढ़ेंगे, गलत है। आप 3 सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए डिवाइड करें, एक सब्जेक्ट सुबह पढ़ें, एक सब्जेक्ट दोपहर को पढ़े, एक सब्जेक्ट रात को पढ़े। क्यों? आपका माइंड रिलैक्स होगा, आप दाएं बाएं जाएंगे, आप इजी होंगे, आप रिलैक्स होंगे। आपका माइंड सुबह लॉ पढ़ के अगर निकले हैं तो माइंड इतना फ्रेश होगा, 1-2 घंटे लॉ की बातें सोच रहे होंगे, कंसेप्ट रिटेन रहेंगे। फिर 1-2 घंटे के बाद टैक्स पढ़ लिया, टैक्स की बातें माइंड में रहेंगी। रात को सोते हुए आप अकाउंटिंग करें। मेरी तो अपनी प्रेफरेंस थी अकाउंटिंग, चूँकि प्रैक्टिस होती है, जब प्रैक्टिस करनी है, जब कंसेप्ट पूरे हो गए हैं, अब कैलकुलेटर ही गेम है तो मैं रिलैक्स हूँ, मैं उसको बैठ के कंबल में आराम से करता था। अब वो सोते सोते चाहे 2 घंटे लग जाए, मुझे प्रैक्टिस हो रही है, मुझे मज़ा आ रहा है, मैं करता जा रहा हूँ। उस पर प्रैक्टिस पे दिमाग नहीं चाहिए होता, उसमें कैलकुलेटर चाहिए होते हैं। तो आप इस तरह डिवाइड करें। मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि इकट्ठे 5 घंटे ना पढ़ें, 3 सब्जेक्ट हैं, स्लॉट्स डिवाइड करें, एक सुबह पढ़ लें, दोपहर को शाम को पढ़ लें। आप इस तरह करके देखिए, ना तो बर्डनाइज होंगे, ना आपके कंधे थकेंगे, और ना का पेपर फेल होगा। दैट वाज ऑल कि मैं आपको बता सकता था कि पढ़ना कैसे है और इस सब्जेक्ट की प्रॉब्लम क्या थी। अब हम कल लेके चलेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर, इसको लेके चलेंगे, और मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट्स के ऊपर ही गेम खिलानी है। हमने सिर्फ कंसेप्ट्स पे काम करना है, कंसेप्ट्स एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इतनी होगी कि इससे आपके साथ सफिशेंट, और प्रैक्टिस में मैं स्प्रिंग 22 से ऑनवर्ड ही करवाऊंगा, मैंने इतने ओल्ड सवाल नहीं करवाने। डोंट एक्सपेक्ट मी कि मैं आपको 2014 का सवाल करवाऊँ, शेर दिल लिमिटेड करवाऊंगा बैठ के, नहीं। मेरा एक है कि स्प्रिंग 22 से लेके अभी तक के 24, ये 6 अटैम्प्टें बनती हैं, ये मैंने लाजमी अब क्लास में करवा के भेजनी है। दूसरा, बुक आई कैप का स्टडी टेक्स्ट, आप लोगों को पता ही नहीं है कि आई कैप का स्टडी टेक्स्ट आई कैप कितना फॉलो कर रहा है। ये सारे MCQs जो आप पैटर्न फेल करके ये उसके स्टडी टेक्स्ट में से आए हुए हैं। आप आई कैप का अकाउंटिंग के पेपर की जो स्टडी टेक्स्ट है वो रीड तो करो एक दफ़ा, उस पर जितना उसने अच्छा लिखा हुआ है, जितना उसको फॉलो करता है, उतना किसी चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा वो। तो बुक तो सिर्फ मैं वही फॉलो करूँगा, बिकॉज उसमें हर एक चीज़ है, पास्ट पेपर एग्जाम्पल्स, अदर देन पास्ट पेपर क्वेश्चन, सारा कुछ है। ओवर एंड अबव फिर मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करूँगा F7 की ACCA की, ताकि आपको ओवर एंड अबव चीज़ें जो हैं वो भी मिलती रहे। तो डैट विल बी ऑल जो हमारा होगा मटीरियल। तो कोशिश करके आई कैप का स्टडी टेक्स्ट जो है उसको बाय कर लीजिएगा, उसका प्रिंट आउट अपने पास आ जाएगा, उसमें से पढ़ेंगे, उस पर लिखेंगे, वही होगा। तो देयर इज़ नो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 सॉर्ट ऑफ थिंग्स, हमने साथ साथ ही हर चीज़ जो है वो करनी होगी। ठीक है जी, कल मिलेंगे हम विद आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट विल बी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी।